नमस्कार साथियों और आप सभी का लिटरेचर लवर्स में बहुत बहुत स्वागत। मैं हूं एकेएस राजवीर और आज आपको पढ़ाने जा रहा हूं एक बहुत ही इंटरेस्टिंग शॉर्ट स्टोरी और जिसका नाम है द पोर्ट्रेट ऑफ अ लेडी बाय खुशवंत सिंह। ये दोस्तों शॉर्ट स्टोरी जो है ये कई सारे एग्जाम्स में प्रेस्क्राइब्ड है इंक्लूडिंग केवीएस और 11th क्लास में प्रेस्क्राइब्ड है। हॉर्नबिल का ये पार्ट है, हॉर्नबिल बुक का नाम है। तो चलिए शुरू करते हैं। बेसिकली खुशवंत सिंह का जो बर्थ है तो वो पंजाब में हुआ था और 2 फरवरी 1915 के टाइम पीरियड में इनका बर्थ हुआ। और अगर इनके हम प्रोफेशन को देखें, ही वॉज अ जर्नलिस्ट, पॉलिटिशियन एंड लायर एज वेल। साथ में गाइज अगर देखा जाए तो इन्होंने एक बहुत ही फेमस पार्टीशन नॉवल भी लिखा था जिसका नाम है ट्रेन टू पाकिस्तान। और ये जो वर्क है इस पर मूवी भी बनी हुई है ट्रेन टू पाकिस्तान को लेकर के। जो वर्क आप यहाँ पर आज पढ़ने वाले हैं इस वर्क का नाम है द पोर्ट्रेट ऑफ अ लेडी। द पोर्ट्रेट ऑफ अ लेडी नाम के दोस्तों 3 वर्क हैं आपके लिटरेचर में जो मिलते हैं। एक तो आपका पोर्ट्रेट ऑफ अ लेडी खुशवंत सिंह का है, ये तो शॉर्ट स्टोरी है। एक और है पोर्ट्रेट ऑफ अ लेडी, बेसिकली वो जो है वो एक पोयम है और लिखने वाले हैं आपके टी.एस. एलियट ने लिखा है। और एक और है पोर्ट्रेट ऑफ अ लेडी जिसको लिखा है हेनरी जेम्स ने और वो बेसिकली एक नॉवल है। तो यानी कि एक नॉवल है जिसको लिखा है हेनरी जेम्स ने, पोएम लिखा है टी.एस. एलियट ने और ये पोर्ट्रेट ऑफ अ लेडी ये एक शॉर्ट स्टोरी है जिसको लिखा है खुशवंत सिंह ने। दोस्तों ये जो पोर्ट्रेट ऑफ अ लेडी जो आपका ये जो आपकी शॉर्ट स्टोरी है तो ये बेसिकली एक पेन पिक्चर है अपनी ग्रैंड मदर की जो आपके खुशवंत सिंह ने क्रिएट करने की कोशिश की है। डिस्क्राइब किया है कि कितनी वो रिलीजियस लेडी थी और कितना मेरा उनके साथ कनेक्शन था, प्रेयर, उनका ट्रेडिशन और उनकी बहुत सारी चीज़ें, यानी कि पूरी लाइफ की कहानी उन्होंने इस पर्टिकुलर स्टोरी में इन्होंने डिस्क्राइब किया है खुशवंत सिंह ने। तो आइए शुरू करते हैं कहानी, बहुत ही इंटरेस्टिंग आप सुनेंगे मेरे साथ। मेरी दादी भी हर किसी की दादी की तरह एक बूढ़ी महिला थी। 20 वर्ष में जब से मैंने उन्हें देखा वह बूढ़ी तथा झुर्रियों से भरी हुई थी। लोग कहते थे कि वह कभी बहुत ही सुंदर दिखा करती थी और उनका कोई पति भी था, लेकिन इस पर विश्वास करना मेरे लिए बड़ा मुश्किल था। मेरे दादा का चित्र भी एक अंगीठी के पास लटका हुआ था। उन्होंने पगड़ी बांधी हुई थी तथा ढीले ढाले कपड़े भी पहने हुए थे। उनकी सफ़ेद लंबी दाढ़ी से उनकी छाती का अधिकतर भाग बिल्कुल ढका हुआ था और कम से कम ऐसा लगता था कि जैसे वो 100 वर्ष के रहे होंगे। वे वैसे ऐसे लगते थे जिनकी पत्नी तथा बच्चे हों, ऐसा भी लगता था। और वे तो ऐसे लगते थे जिनके केवल बहुत से पोते पोतियां हों। मतलब इस तरह से था कि हम लोग तो थे ही। जहाँ तक मेरी दादी के जवान तथा सुंदर होने की बात है, ये मेरे लिए थोड़ा सा हजम कम होती थी। वह हमें बताती थी कि बचपन में वो क्या क्या खेला करती थी। उनके लिए ऐसा करना मूर्खता व अपमानजनक प्रतीत होता था तथा हम उन्हें ऐसे ही मानते थे जैसे वे हमें कोई धर्म गुरुओं की कहानियाँ सुना रही हों। उनकी कहानियाँ, यानी जब वो बताती थी कि हम खेलती थी, हम ये करती थी, तो हमें उनकी कहानियों पर कोई खास यकीन नहीं होता था, कोई खास भरोसा नहीं रहता था। और जब से मैंने उन्हें देखा है वो सदैव से छोटी मोटी तथा थोड़ी सी झुकी हुई बस ऐसी ही मुझे नज़र आती रही हैं। चेहरे पर झुर्रियाँ और ऐसी झुर्रियाँ जो कोई इधर से क्रिस क्रॉस करती हुई नज़र आती थीं। हम विश्वास करते थे कि हमने जब से उन्हें देखा है बस वो ऐसी ही थी, इतनी ही बूढ़ी और ऐसी ही नज़र आती थी। वो इतनी बूढ़ी भी थी कि बूढ़ी हो ही नहीं सकती थी। मुझे लगता था कि अब इससे बूढ़ा होना क्या है। 20 वर्ष से उसी उम्र पर ऐसा लगता था कि जैसे वो टिकी हैं, उनकी उम्र रुक गई है। और मुझे ऐसा कभी भी नहीं लगा कि वो सुंदर रही होंगी। लेकिन एक बात तो सच है कि वो सुंदर थीं, वास्तव में सुंदर थीं, लेकिन मुझे कभी ऐसा लगता नहीं था। वो जब भी घर में रहती तो बिल्कुल एकदम साफ साफ कपड़े पहनती और उनके जो कपड़े होते थे वो सफ़ेद, थोड़ा सा लंगड़ा करके चलती थीं। और अपने कुबड़ का जो जब वो लंगड़ा के चलती थी तो उनकी जो थोड़ी हम्प थी उसका बहुत अच्छे से वो संतुलन बना करके चलती थी। कभी कभार अपनी कमर पर हाथ लगा देती थी और दूसरे हाथ से कभी कभार अपनी ही पीठ पर हाथ भी फेर लिया करती थी। बालों को अगर उनके देखो तो ऐसे लगते थे बिल्कुल सफ़ेद बाल, चांदी वाले, झुर्रियाँ पड़ी हुई, कुछ बाल पीले भी थे
और चेहरे का रंग तो बिल्कुल बेढंग सा था, कोई तरीका नहीं था। हाँ, एक बात ज़रूर है कि उनके जो होंठ हैं वो हमेशा प्रार्थना में मतलब लीन रहते थे, और हम कह सकते हैं कि हाँ, वो कैसे भी सुंदर थीं। ऐसा लगता था कि जैसे शीत के मौसम में हमने सर्दियों के मौसम में किसी पहाड़ी दृश्य को देख लिया हो, जहाँ पर चारों तरफ बर्फ़ फैली हो और उसमें भी शांति और संतोष का वातावरण। बस यही पर्सनालिटी थी मेरी दादी की। मेरी दादी और मैं काफ़ी अच्छे फ्रेंड थे, मतलब काफ़ी अच्छी दोनों के बीच में गहरी मित्रता थी। और जब मेरे माता पिता शहर चले गए थे तब मैं उनके पास ही रहता था। रोज़ सुबह सुबह मुझे उठा देती, स्कूल के लिए तैयार करती, फिर मुझे नहलाती, कपड़े पहनाती, और तो और मुझे कह देती चलो मेरे साथ प्रार्थना भी करो। और मैं बड़ा बिल्कुल नीरस मन से उनके साथ खड़ा होकर के प्रार्थना भी करने लगा, इस आशा के साथ कि शायद वो जो प्रार्थनाएं हैं ईश्वर की वो मुझे भी याद हो जाएंगी। उनको ऐसा भरोसा था, इसीलिए हमेशा वो मुझे प्रेयर में खड़ा कर लेती थी। और मैं तो सुनता इसलिए था उस प्रार्थना को क्योंकि उस प्रार्थना की समझ तो नहीं थी मुझे, लेकिन हाँ, उसका स्वर बड़ा अच्छा लगता था, बस इसीलिए मैं सुन लेता था। और उनकी आवाज़ में तो खासकर। फिर वो मेरी लकड़ी की तख्ती, जिससे उन्होंने पहले ही मुल्तानी मिट्टी से बहुत अच्छे से पोता होता था, और छोटी सी मिट्टी वाली दवात, और एक सरकंडे वाली कलम जो सरपत की होती थी, और बस्ता बांध करके मुझे पकड़ा दिया करती थी। फिर हम एक मक्खन तथा शक्कर लगी हुई मोटी रोटी खाते, और वो बासी रोटी का नाश्ता स्कूल के लिए हमारे पर्याप्त होता था। जब वो मुझे स्कूल छोड़ने जाती थी तो साथ में बहुत सारी और रोटियां ले लेती थी, ताकि रास्ते में मिलने वाले वो कुत्तों को मन से खिला सकें। बस फिर क्या था, हमारी ये यात्रा स्कूल तक चलती थी। हमेशा दादी मेरे साथ स्कूल जाती, और स्कूल के रास्ते में ही मंदिर था। पुजारी हमें वर्णमाला तथा प्रातःकालीन प्रार्थना सिखाते थे, और जब बच्चे बरामदे में दोनों ओर बैठे मिलकर वर्णमाला और प्रार्थना गाते थे, मेरी दादी अंदर बैठकर धार्मिक पुस्तकों का पाठ किया करती थी। जब हम दोनों अपना काम पूरा कर चुके होते, मैं वर्णमाला पढ़ लेता और मेरी दादी माँ प्रार्थना कर चुकी होती, तो हम फिर घर की ओर चलते थे। गांव के कुत्ते हमें मंदिर के द्वार पर ही तमाम सारे मिल जाते। फिर दादी माँ उन्हें रोटियां तोड़ तोड़ कर डालती थी, और वहीं पर वो कुत्ते कभी लड़ते, झगड़ते, गुर्राते और एक दूसरे से खेलते खा लिया करते थे। और इसके साथ भी पीछे पीछे कभी कभी वो हमारे चले भी आते थे। जब मेरे माता पिता आराम से शहर में बस गए तो उन्होंने हमें बुला लिया। हमारी मित्रता में एक दरार आ चुकी थी, क्योंकि अब मैं शहर जाने वाला था और मेरी दादी यहीं पर रहती। यद्यपि हम शहर में एक ही कमरे में रहते थे, फिर भी दादी मेरे साथ स्कूल नहीं जाती थी। मैं बस द्वारा अंग्रेजी स्कूल में मेरा दाखिला हो गया, और अब गली के कुत्ते भी नहीं दिखते थे, और दादी माँ के पास अब कोई काम नहीं बचा था शहर आकर के। तो कुत्तों को ना रोटियां खिलाने का मौका मिलता था, मुझे स्कूल छोड़ने जाने का मौका भी नहीं मिलता था। तो दादी माँ ने एक नया काम शुरू कर दिया था। वो रोज़ सवेरे आंगन में खड़ी होकर के तमाम चिड़ियों को थोड़ा थोड़ा दाना चुगाती रहती थी। बस धीरे धीरे समय बीतता गया और हम एक दूसरे से बहुत कम मिलते। वे कुछ समय तक तो मुझे सुबह सुबह जगाती, स्कूल के लिए तैयार करती। जब मैं वापस आता तो मुझसे पूछती कि मुझे टीचर ने क्या पढ़ाया है। मैं उन्हें अंग्रेजी के शब्द और पश्चिमी विज्ञान के बारे में जाने कितनी सारी बातें बताता, कभी गुरुत्व का नियम तो कभी आर्किमिडीज का सिद्धांत, पृथ्वी के गोल होने की बातें बताता। कभी कभार वो इन बातों से दुखी हो जाती थी। वो मेरे पाठों को पढ़ने में मेरी सहायता करती थी। मुझे अंग्रेजी स्कूल में जो बातें वे सिखाते थे वह उन पर विश्वास नहीं करती थी। उनको लगता था कि ये शायद बातें ठीक नहीं हैं। वह इस बात पर दुखी होती कि ईश्वर तथा धार्मिक ग्रंथों के विषय में कुछ नहीं बताया जाता। ऐसा कैसा स्कूल है। एक दिन मैंने आकर बताया कि हमें संगीत सिखाया जा रहा है। वह बहुत परेशान हो गई। उनके अनुसार संगीत का संबंध अशोभनीय चीज़ों से है। यह भिखारियों और वैश्याओं के एकाधिकार का मतलब एकाधिकार का विषय है। भले ही उनका कोई भी मतलब रहा हो, लेकिन फिर भी उन्होंने कहा कुछ नहीं। लेकिन उनके चुप रहने का अर्थ नाराज़गी था कि अब ये कौन सा नाच गाना पढ़ने लगे हैं। उसके बाद वे मुझसे कभी कभी बोलती थीं और कभी कभार कुछ कह देती।
स्कूल का टाइम खत्म हुआ और मैं अब आने लगा था विश्वविद्यालय। मेरा एडमिशन एक विश्वविद्यालय में हो गया, तो मुझे अगर अलग से एक घर में कमरा मिला। और फिर क्या था, उसी कमरे में मेरा आशियाना भी बन गया था। मेरी एक दादी ने भी अपना एकांतवास बना रखा था और अब सब कुछ वो स्वीकार कर चुकी थी, बिल्कुल शांत भाव से सब कुछ स्वीकार कर चुकी थी। वे किसी से बात करने के लिए चरखा नहीं छोड़ती थी। वो सूर्योदय से सूर्यास्त तक चरखे पर बैठी हुई भजन गाती थीं। वह थोड़ा आराम करने के लिए तीसरे पहर चिड़ियों को दाना डालने लगती थीं। और फिर क्या, जब वे बरामदे में बैठकर रोटी के छोटे छोटे टुकड़े करती थीं तो सैकड़ों छोटी छोटी चिड़ियाँ चीं चीं करती हुई उसी बरामदे में घूमा करती थीं। और ये चिड़ियों का चीं चीं करना जैसे पागल कर देता था। कुछ आकर उनकी टांगों पर बैठती तो कुछ कहीं और बैठ जाती, तो कहीं कोई उड़ती। तो इसी तरह से चिड़ियों की अटखेलियाँ होती रहती थीं। कुछ उनके कभी कभार तो सिर पर भी आ जाती थी और वो मुस्कुराती रहती, लेकिन उन्हें कभी भी भगाती नहीं थी। वो आधा घंटा उनके लिए पूरा का पूरा अच्छा खुशनुमा समय हुआ करता था जब मेरी दादी उन चिड़ियों के साथ बिताती थी। जब मैंने आगे की पढ़ाई के लिए विदेश जाने का निश्चय लिया, मुझे विश्वास था कि मेरी दादी बहुत बेचैन हो जाएंगी। मुझे 5 वर्ष दूर रहना था तथा उनकी कोई भी उनकी आयु के बारे में विश्वास के साथ कुछ नहीं कह सकता था कि वो कब तक रहेंगी, कब तक नहीं रहेंगी। लेकिन मेरी दादी को तो विश्वास था कि वो अगले 5 साल तक जिंदा रहने वाली थी। वो भावुक भी नहीं हुई थी उस दिन। वो मुझे रेलवे स्टेशन पर छोड़ने आई, लेकिन वह ना बोली और ना ही कोई भावना दिखाई। उनके होंठ प्रार्थना करते हुए हिलते रहे। उनका मस्तिष्क प्रार्थना में खोया हुआ था। उनकी उंगलियां अपनी माला फेरने में व्यस्त थीं और उस समय ऐसा लग रहा था कि जैसे वो मेरे भले के लिए, मेरी प्रसन्नता के लिए और मेरी सफलता के लिए प्रार्थना कर रही हों। बस जाने से पहले उन्होंने मेरे माथे को चूम लिया और जब मैं चला, मैंने उस गीली छाप को अपने शारीरिक संपर्क की तरह अंतिम मूल्यवान निशानी समझकर उसे अपने मन में संभाले रखा, क्योंकि मुझे लगता था शायद दोबारा मुलाकात होगी दादी से या नहीं, क्योंकि मैं अगले 5 सालों के लिए विदेश जा रहा था। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। मैं 5 वर्ष बाद जब घर वापस आया, उन्हें स्टेशन पर मिला। वो एक दिन भी अधिक बूढ़ी नहीं लगती थी उस दिन। अब भी शब्दों के लिए उनके पास समय नहीं था। उन्होंने मुझे अपनी बाहों में भर लिया तथा मैंने उन्हें प्रार्थना गाते हुए सुना। मेरे वापस आने के पहले दिन भी उनका सबसे अधिक खुशी का समय चिड़ियों के साथ बीता, जिन्हें वो पहले से अधिक देर तक खिलाती रहीं और हंसी से फटकारती रहीं। शाम के समय उनमें कुछ परिवर्तन था। उन्होंने प्रार्थना नहीं की, उन्होंने पड़ोस की महिलाओं को इकट्ठा किया तथा एक पुरानी ढोलक लेकर के गाना बजाना भी शुरू कर दिया। वे कई घंटों तक ढीली ढाली ढोलक को बजाती रहीं और वीरों के घर वापस आने के गीत भी गाती रहीं। हमें उन्हें और भी अधिक कुछ कहने की ज़रूरत नहीं थी या कि हम उन्हें किसी और चीज़ के लिए राजी करते। ये पहला अवसर था जब से मैंने उन्हें देखा कि उन्होंने प्रार्थना नहीं की थी अपनी ज़िंदगी में। अगली सुबह की बात है, पता चला कि दादी मेरी बीमार हैं और उनको काफ़ी बुखार भी है। डॉक्टर ने बताया कि बस मैंने दवाएं दे दी हैं और उतर जाएगी, लेकिन मेरी दादी का विचार भिन्न था। उन्होंने हमें बताया कि उनका अंतिम समय निकट आ चुका है। उन्होंने कहा कि चूंकि वो अपने अंतिम समय के कुछ घंटे प्रार्थना करना भूल गई थीं, उनके पास हमसे बातों में समय नष्ट करने की फुर्सत भी नहीं थी अब। हमने विरोध किया, लेकिन उन्होंने कहा कि हमारे विरोध पर उन्होंने कोई ध्यान भी नहीं दिया। बस शांत भाव से बिस्तर पर लेट गईं, प्रार्थना करती रहीं तथा माला फेर रही थीं। इसके पहले कि हम संदेह करते, उनके होंठ हिलने बंद हो गए। माला एकदम रुक गई और उनकी उंगलियों से नीचे गिर गई। उनके चेहरे पर शांत पीलापन फैल गया और हम जान चुके थे कि दादी माँ इस दुनिया को छोड़ करके जा चुकी हैं। दादी माँ के जाते ही घर पर पूरा सन्नाटा फैल गया और तरह तरह की बातें होने लगी। हमने रीति रिवाज के अनुसार उनके बिस्तर को उठाकर फर्श पर लिटा दिया तथा उन पर लाल कफन उठा दिया। कुछ घंटे दुख मनाने के बाद हम उन्हें
छोड़कर अर्थी की व्यवस्था करने चले गए। सायंकाल तक हम लोग उनके अंतिम संस्कार की तैयारी में लगे थे और उनके कमरे में भी गया, मैंने कई बार देखा भी। सूर्यास्त होने का समय नज़दीक आ चुका था। कमरे और बरामदों में एक रोशनी फैल चुकी थी। हम आंगन के बीच में ही रुके थे, पूरे बरामदे में थे और उनके कमरे में जहाँ वे कफन में लिपटी हुई कठोर पड़ी हुई थी। हजारों चिड़ियाँ चारों तरफ बैठी हुई थीं और चीं चीं की आवाज़ कर रही थीं। हमने पक्षियों पर दया आई तथा मेरी माँ ने उनके लिए कुछ रोटी छोड़ कर आई। सोचा कि रोटियां अगर तोड़ कर डाल देंगे तो ये पक्षी हैं और खा करके चले जाएंगे, लेकिन उनकी चिड़ियों की आवाज़ चलती रही। उन्होंने एक रोटी के टुकड़े को भी नहीं छुआ, ना ही उस पर ध्यान दिया। जब हमने दादी के मृत शरीर को लेकर चले, वो चुपचाप उड़ गईं और अगले दिन सफाई वाले ने रोटी के टुकड़े झाड़ू से इकट्ठा करके कूड़ेदान में डाल दिए। बस यही थी दोस्तों कहानी आपकी, द पोर्ट्रेट ऑफ अ लेडी बाई खुशवंत सिंह। एक दादी की और उनके एक छोटे से नाती की कहानी ये मानिए, और इतनी सुंदर कहानी जिसमें उन्होंने ये डिस्क्राइब किया है कि कैसे उनकी दादी माँ उसका ख्याल रखती थी और दादी माँ इतनी स्पिरिचुअल होने के बावजूद एक दिन इस दुनिया से चली गई। थैंक यू सो मच। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा। फिर से मिलूँगा आपसे, तब तक के लिए नमस्कार।